सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट में वी हैव सोडियम। तो जो सोडियम है, सोडियम की नॉर्मल अमाउंट की हमारी बॉडी में 3500 to 4000 मिली इक्विवेलेंट टू सोडियम, जिनमें से 50% इज़ इन बोन्स, 40% इन ECF एंड 10% इन सॉफ्ट टिश्यू। और सोडियम हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में मेनली प्रेजेंट होता है, NaCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड ये एक्स्ट्रा सेल्युलरली ज़्यादा होता है। एंड फंक्शन क्या सोडियम का, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, वाटर बैलेंस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में एसिड बेस बैलेंस करवाता है। एंड ये न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी की जनरेशन करवाता है। एंड इट मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के। उसके बाद सोडियम मोस्टली PCT से एब्जॉर्ब होता है। एंड जो एक्सक्रीशन है वह दैट इज़ रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन, और किधर, कलेक्टिंग डक्ट्स में। सो एब्जॉर्प्शन इन PCT, एक्सक्रीशन इन कलेक्टिंग डक्ट। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है एंड ADH वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एक्सक्रीशन क्या है कि ऑब्लिगेटरी लॉसेस 100 मिलीग्राम पर डे। एंड देन सोर्सेस क्या आते हैं कि हमें डेली रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, 100 to 500 मिलीग्राम पर डे। एंड रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस 1 to 3.5 ग्राम पर डे, क्योंकि एज कॉमन सोल्ट, क्योंकि पूरा NaCl सोडियम प्रोवाइड नहीं करता। एंड कुछ अमाउंट उसका क्या होता है, एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है ऑब्लिगेटरी। एंड देन वी हैव डिसऑर्डर्स ऑफ सोडियम। तो डिसऑर्डर्स ऑफ सोडियम में आता है हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्या है, सोडियम का लेवल में डिक्रीज होना। एंड इट इज़ टू बी नोटेड कि मतलब कि इन प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल रीनल फंक्शन हाइपोनेट्रीमिया होना बहुत ही कॉमन नहीं है। हाइपोनेट्रीमिया किन सिचुएशंस में दिखता है, पहला तो डिहाइड्रेशन में, क्योंकि वाटर के साथ साथ ऑब्लिगेटरी सोडियम लॉस होता ही है। और ओवर हाइड्रेशन में, क्योंकि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। एंड देन ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है, इडीमा होता है एंड इंक्रीज बॉडी वेट होता है। तो इसमें क्या हमें समझना चाहिए कि जो हाइपोनेट्रीमिया है ये डिहाइड्रेशन ओवर हाइड्रेशन दोनों में होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ओवर हाइड्रेशन में इडीमा होता है एंड बॉडी वेट इंक्रीज होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, तो डिहाइड्रेशन के क्या कोज है, प्रोलॉन्ग्ड सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया, एक्सेसिव GIT लॉस जैसे कि फिस्टुला में। एंड देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, क्योंकि इसमें ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है। रीनल फेलियर, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या थे, ADH होता है जैसे हाँ, डायूरेटिक्स का रहता है सोडियम के एक्सक्रीशन। देन एडिसन डिसीज, क्योंकि इनमें एल्डोस्टेरोन के लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। और हाइपोनेट्रीमिया सीरियस होता है क्योंकि वो हाइपोवोलीमिया कोज कर देता है, विच कैन कोज शोक। एंड ट्रीटमेंट क्या है, बाय गिविंग आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन इंट्रावीनसली। फिर आता है हाइपरनेट्रीमिया, जो कि होता है प्रोलॉन्ग स्टीरॉयड यूज से। क्योंकि स्टीरॉयड्स क्या करते हैं, सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवा देते हैं, तो उसे हाइपरनेट्रीमिया एडिमा होगा। सो इसमें देखो, अगर ओवर हाइड्रेशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है या फिर हाइपरनेट्रीमिया ड्यू टू स्टीरॉयड्स है, दोनों में एडिमा होता है। देन कशिंग सिंड्रोम, कशिंग सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन ज़्यादा होता है एंड एडिसन डिजीज में एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है। देन वी हैव द ओके, सो देन वी हैव प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स में हमें पढ़ना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी फोल्डिंग होना। एंड फोल्डिंग में कुछ बॉन्ड बनेंगे, वो बॉन्ड नॉन कोवेलेंट होते हैं। एंड ये फोल्डिंग में अकर रेगुलरली या फिर ओकेजनली। दो तरह के फोल्डिंग पैटर्न नोन है, अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। और जो इनमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन क्या आती है, पहली हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, देन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वन डबल फोर्स। सो दो होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फ़ा हेलिक्स क्या है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन एंड किन में देखने को मिलती है, केराटिन और कोलाजन में।
जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें अल्फा हेलिक्स होता है उसमें एक रोड लाइक अपीयरेंस होती है। एंड फीचर्स क्या होते हैं अल्फा हेलिक्स के कि वो राइट हैंडेड होती है एंड हेलिकल पैटर्न होता है अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। एक टर्न इज 0.54 नैनोमीटर लॉन्ग एंड हर एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं। एंड इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और बिटवीन किसमें फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड का नाइट्रोजन एंड फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड का ऑक्सीजन एटम। एंड जो अल्काइल ग्रुप है दे प्रोजेक्ट आउटवर्ड एंड कई अमीनो एसिड क्या करते हैं इस हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि प्रोलीन क्या करता है रोटेशन नहीं करने देता, या फिर जिनमें बल्कि अल्काइल ग्रुप है वो इंटरफेयर करते हैं एंड ऐसे अमीनो एसिड को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स ब्रेकर। एंड उसके बाद है कि ओके सो ये हो गया। हाँ सो देन वी हैव कि कई बार क्या होता है कि जो अमीनो एसिड के रेसिड्यू है वो ऐसे प्लेस्ड होते हैं कि हाइड्रोफिलिक रेसिड्यू अल्फा हेलिक्स के फेस के एक साइड में आते हैं एंड हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू दूसरी साइड पे आते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखता है कि एक साइड पे पोलर रेसिड्यू एंड एक साइड पे नॉन पोलर रेसिड्यू। फिर है बीटा प्लेटेड शीट। तो जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती है वो क्या होती है कि जब पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्गिट्यूडनली अलाइन हो। एंड देन ये सेम पॉलीपेप्टाइड चेन में भी बन सकते हैं और डिफरेंट में भी। एंड इसमें क्या है कि बीटा प्लेटेड शीट में पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ फुली एक्सटेंडेड, लेकिन अल्फा हेलिक्स में वो एक्सटेंडेड नहीं होती, फोल्डेड होती है। तो ये दे कैन बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंड देन क्या है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक टाइम पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट दोनों हो सकते हैं। ओके सो देन लूप्स कोहेल्स और बीटा बैंड क्या होते हैं। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो मेजरली क्या होता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट, लेकिन कुछ और सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि लूप्स और कोयल्स क्या होते हैं कि ये रैंडम कोयल्स नहीं होते। ये लूप्स एक हेयर पिन स्ट्रक्चर जैसे होते हैं जिनमें कई पोलर रेसिड्यू होते हैं डिफरेंट साइज़ के, और वो क्या करते हैं एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि ये है, तो ये दो एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड है जिन्हें कनेक्ट कौन करता है लूप्स। सो ये क्या करता है ये एंटीबॉडीज में एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाती है। देन वी हैव बीटा टर्न्स जिसे बेंड्स कहते हैं। ये क्या होता है ये भी एंटी पैरेलल शीट्स में होते हैं। ये मोस्टली 4 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं जिसमें कि फर्स्ट अमीनो एसिड का जो हाइड्रोजन फर्स्ट और फोर्थ रेसिड्यू में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है। एंड इन टर्न्स में मोस्टली ग्लाइसिन और प्रोलिन होता है। देन वी कैन सी इधर बीटा टर्न। तो बीटा टर्न क्या है एक हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमीनो एसिड। फिर क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल मोटिव। तो जो बहुत ही लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं उनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग वेज में ऑर्गेनाइज होकर सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाता है। जिनका कॉमन फॉर्म क्या है बीटा अल्फा, बीटा लूप, अल्फा अल्फा कॉर्नर, ट्विस्टेड बीटा शीट्स, बीटा पैरल, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज LDL वर्सेस HDL। सो सबसे पहले LDL क्या होता है। LDL एक ऐसा लाइपोप्रोटीन है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ जिसमें प्रोटीन्स कम होते हैं लेकिन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है एंड इसलिए वो एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर सकता है। HDL क्या होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है लेकिन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है। LDL क्या करता है ये थिक और हार्ड प्लाक्स फॉर्म करता है ब्लड वेसल की वॉल में कम्प्लीटली या पार्शियली। HDL क्या करता है ये LDL की रिसाइकलिंग करता है लीवर में जिसकी वजह से वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल ब्लड में डिक्रीज करता है। सो LDL इज़ नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL इज़ नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। सो डायमीटर LDL का ज़्यादा होता है लेकिन डेंसिटी HDL की ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट LDL में मेजर लिपिड इज कोलेस्ट्रॉल
HDL में मेजर लिपिड इज कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड. LDL में वी हैव ApoB100 एंड HDL में वी हैव ApoA1, A2, C एंड E. LDL क्या करता है, लिपिड मॉलिक्यूल को पूरी बॉडी में कैरी करता है. HDL क्या करता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स को बॉडी से लीवर में लेकर जाता है. सो नाउ इसके बाद अलग क्या है कि फंक्शन उसका क्या है, प्लाक फॉर्मेशन, इसका फंक्शन हमने कर लिया. फिर स्टेटिन ड्रग. तो स्टेटिन HDL के लेवल को एलिवेट करने में स्टेटिन ड्रग का बहुत ही माइन्यूट इफेक्ट होता है, लेकिन वो LDL के लेवल को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है. देन वी हैव T सेल वर्सेस B सेल. तो T सेल बनते तो है बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर होता है थाइमस में. B सेल मैच्योर होता है बोन मैरो में. एंड जो T सेल है, द मैच्योर T सेल अकर इनसाइड द लिम्फ नोड एंड मैच्योर B सेल अकर आउटसाइड द लिम्फ नोड. T सेल में T सेल रिसेप्टर होता है, B सेल में B सेल रिसेप्टर होता है. सो T सेल वायरल एंटीजन को इन्फेक्टेड सेल के बाहर रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन B सेल उन्हें बैक्टीरिया और वायरस के सरफेस पर रिकॉग्नाइज करते हैं. T सेल का लाइफ स्पैन इज लॉन्गर and they have surface antigen and B cell का life span is shorter and they have T cell में surface antigen नहीं होता, B cell में surface antigen होता है. T cell secrete lymphokine, B cell secrete antibody. T cells are involved in cell mediated immunity, B cells are involved in humoral और antibody mediated immunity. सो 80% T सेल्स होते हैं, 20% B सेल्स होते हैं. T सेल्स 3 तरह के होते हैं, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक एंड सप्रेसो. B सेल 2 तरह के होते हैं, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल. T सेल मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन B सेल मूव नहीं करते. एंड T सेल ट्यूमर सेल या ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट एक्ट करते हैं एंड दे हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम. T cell defend against the pathogen that enter the cell, and जो B cell है they defend against the bacteria and virus in the bloodstream और lymph. उसके बाद what is futile cycle. तो futile cycle एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें 2 मेटाबॉलिक पाथवे साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शंस में रन करते हैं. तो ओवरऑल उनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है कि वो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट. तो इससे फ्यूटाइल साइकिल क्यों क्या कहा गया, क्योंकि कुछ नेट यूटिलिटी नहीं होती. जैसे कि ग्लूकोज साइकिल, फ्यूटाइल साइकिल कौन सी होती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना. सो इसमें क्या है, ATP यूज़ हो रही है, और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज का दोबारा बन जाना. सो इसमें नेट चीज़ क्या हुई, ATP की यूज़ हुई. एंड ये एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल जाती है. तो ये फ्यूटाइल साइकिल है. वैसे ही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट का बनना भी क्या होता है, फ्यूटाइल साइकिल. ओके, सो इसके बाद व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटिक कीटो एसिड. ब्लड ग्लूकोज 250 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होना चाहिए, pH 7.3 से कम, एंड बाइकार्बोनेट 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम. उसके बाद हीम सिंथेसिस में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया किस एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, पोरफोबिलिनोजन डीएमिनेस. उसके बाद we have metabolic alkalosis and respiratory alkalosis. तो metabolic alkalosis का कोर्स क्या होता है, एडिशन ऑफ एल्कली टू बॉडी या फिर लॉस ऑफ नॉन वोलेटाइल HCl, जैसे कि वॉमिटिंग. सो इसमें क्या है कि जब भी वॉमिटिंग या पाइलोरिक स्टेनोसिस या फिर नेसोगैस्ट्रिक सक्शन में HCl का लॉस होता है, इट लीड्स टू एल्कलीन टाइड, क्योंकि HCl लॉसेस एक्सचेंज विथ बाइकार्बोनेट की रिटेंशन. एंड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या है, PCO2 डिक्रीज़ हो जाता है एंड pH इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ हो जाता है.
रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का जो अंडरलाइंग कोज है दैट इज़ हाइपर वेंटिलेशन, एंड हाइपर वेंटिलेशन क्यों होता है? ड्यू टू टिश्यू हाइपोक्सिया। टिश्यू हाइपोक्सिया क्यों होता है? अनीमिया, हाई एल्टीट्यूड, सेप्सिस या शोक। उसके बाद है व्हाट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन एसिड बेस्ड डिसऑर्डर। तो ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं, एंड ये किधर करते हैं हम? आर्टीरियल ब्लड सैंपल में। पहले हम ब्लड लिया, ब्लड में हेपारिन डाल दिया इमीडिएटली, एंड फिर सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं वो आर्टरी से लेते हैं, एंड फिर एक ऑटोमेटिक एबीजी से उसका एनालाइज करते हैं। उसके बाद है रीनल रेगुलेशन ऑफ पीएच। तो रीनल रेगुलेशन ऑफ पीएच में 4 चीज़ें आती हैं। तो जो रीनल रेगुलेशन है ना, पीएच किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? H+ आयन्स और बाइकार्बोनेट आयन। तो रीनल रेगुलेशन में क्या आता है? एक्सक्रीशन ऑफ H+ और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 या फिर न्यू बाइकार्बोनेट सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन्स। तो पहले हम शुरू करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्टर्ड बाइकार्बोनेट से। जो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन है हम उसे कहते हैं रेक्लेमेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। ये नॉर्मल रीनल फंक्शन होता है। तो ये रेक्लेमेशन किधर होती है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, एंड इधर H+ का कोई नेट लॉस नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ऐसे कि सबसे पहले तो क्या है कि जो हमारा हम ये क्या देख रहे हैं? ट्यूब्यूलर ल्यूमन। ट्यूब्यूलर ल्यूमन में आया सोडियम बाइकार्बोनेट जो टूटा सोडियम और बाइकार्बोनेट में। फिर सोडियम एक्सचेंज हो जाता है प्रोटॉन के साथ। प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयन क्या बना देते हैं? H2CO3। H2CO3 टूटेगा H2O एंड CO2 में, जो कि फिर क्या बना देते हैं? H2CO3, एंड H2CO3 फिर टूट जाएगा H+ और HCO3 में। ये H+ सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाता है, एंड दिस बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड। तो ये सारा किधर हो रहा था? ट्यूब्यूलर सेल में। ओके, सो उसके बाद है बाइकार्बोनेट डायरेक्टली क्यों रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ? क्योंकि जो ल्यूमिनल सरफेस है ट्यूब्यूलर सेल का दैट इज़ नॉट परमिएबल टू बाइकार्बोनेट आयन। फिर है न्यू बाइकार्बोनेट आयन की जनरेशन। तो 2 प्रोसेस से बाइकार्बोनेट की जनरेशन और H+ की एक्सक्रीशन होती है। पहला, जब एसिडोसिस हो, मतलब दो, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट और H+ बनता है। बाइकार्बोनेट इज रीअब्सॉर्ब्ड एंड H+ इज एक्सक्रीटेड। जैसे ये है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बाइकार्बोनेट बनता है, एंड फिर वही जो हमने पहले किया। फिर है यूरिनरी बफर। तो यूरिनरी बफर में क्या है कि जो H+ हम यूरिन में एक्सक्रीट कर देते हैं वो बफर्ड होता है 2 चीज़ों से, फॉस्फेट या अमोनियम आयन। अमोनियम आयन कहाँ से निकलता है? अमोनिया कहाँ से निकलता है? ट्यूब्यूलर सेल में ग्लूटामीन से ग्लूटामिनेज एक्ट करता है एंड अमोनिया लिबरेट करता है, जो कि लिबरेट होता है NH4 पॉजिटिव आयन्स की फॉर्म में। एंड फॉस्फेट कहाँ से निकलता है? वो भी किडनी से फिल्टर्ड हो जाता है। तो यही था हमारा रीनल रेगुलेशन। फिर है ATP एंड GTP में क्या डिफरेंस होता है? तो इसमें क्या है कि दोनों क्वाइट सिमिलर होते हैं। फंक्शनल डिफरेंस क्या है कि ATP इज़ द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP क्या करता है? और मोस्टली हर चीज़ का एनर्जी सोर्स ATP होता है, लेकिन GTP मोस्टली जी लिंक प्रोटीन में काम आता है। ओके, सो देन वी हैव DNA प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म। तो जो रेप्लिकेशन होती है DNA रेप्लिकेशन, वो बहुत ही एक्यूरेट प्रोसेस होती है। एक्यूरेसी को हम क्या कहते हैं? हाई फिडेलिटी प्रोसेस। तो चांसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड इज़ वेरी लेस। तो जो प्रूफ रीडिंग के लिए एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? DNA पॉलीमरेज 3। तो DNA पॉलीमरेज 3 क्या करता है कि उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसमें सिर्फ सही पेयर्ड बेस ही अटैच होते हैं। अगर सही पेयर्ड बेस अटैच नहीं होते तो क्या होता है कि एक्टिव साइट स्टिमुलेट नहीं हो पाती। फिर है DNA डैमेज एंड रिपेयर। तो DNA डैमेज के कोज क्या होता है?
पहला है रेप्लिकेशन एरर कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें ऑन एवरेज 10⁻14 सेल्स होते हैं एंड हर एक सेल में 3 बिलियन बेस होते हैं। तो मतलब 10⁻16 सेल डिविजन्स होती है एक लाइफ टाइम में। एंड जो एवरेज रेट ऑफ रेप्लिकेशन एरर है वो है 1 बेस पेयर इन 10⁻10 बेस पेयर पर सेल साइकिल। तो नॉर्मली ये सारे एरर्स प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म से रिपेयर हो जाते हैं एंड लेकिन कई बार क्या होता है, कई म्यूटेशन रिपेयर नहीं होती एंड अगर वो अकुमुलेट कर देती है तो उनका म्यूटेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड ये एक मेन कॉज होता है कैंसर का। तो इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डीएनए डैमेज, पहला रेप्लिकेशन एरर एंड उसके बाद है हमारा डीएमिनेशन ऑफ बेसिस। सो डीएमिनेशन ऑफ बेसिस में क्या है कि जो साइटोसिन और एडेनिन है वो स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन करती है जिसकी वजह से भी डीएनए डैमेज होता है। ओके उसके बाद है हाँ, तो वो डीएमिनेशन के बाद क्या बनाते हैं, यूरासिल एंड हाइपोजेंथीन। देन वे स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन, मतलब जो सीन बेस होते हैं उनकी स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन होती है। एंड देन वी हैव केमिकली इंड्यूस्ड डीएमिनेशन कि जो नाइट्रेट्स, नाइट्रस एसिड और बाईसल्फेट है वो इंड्यूस करते हैं डीएमिनेशन ऑफ बेसिस। एंड ये जो कॉम्पोनेंट्स है दे आर कॉमन इन फूड प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद है केमिकल्स, सो जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पोल्यूटेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे क्या है, ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ बेस करवाते हैं। देन वी हैव एल्काइलेशन ऑफ बेसिस, देन वी हैव डीप्यूरिनेशन एंड थायमिन डाइमर्स। तो डीएनए की डैमेज के कोज क्या है, पहला रेप्लिकेशन एरर, डीएमिनेशन ऑफ बेसिस। डीएमिनेशन ऑफ बेसिस में क्या आ सकता है, स्पॉन्टेनियस या केमिकली इंड्यूस्ड। Then we have chemicals, alkylation of bases, depurination of DNA, and thiamine dimers by UV light. उसके अलावा कोर्स क्या है, चेन ब्रेक एंड देन डैमेज बाय ऑक्सीजन रेडिकल, एडक्ट फॉर्मेशन, एंटी कैंसर ड्रग। मैकेनिज्म क्या है डीएनए रिपेयर के, पहला है बेस एक्सीशन रिपेयर, देन वी हैव न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर एंड देन वी हैव मिसमैच रिपेयर। उसके बाद वी कम टू सिंथेसिस ऑफ सीरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। तो इसमें क्या है कि जो ट्रिप्टोफैन है उसकी हाइड्रोक्सिलेशन से पहले क्या बनता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, जिससे क्या बनता है, सीरोटोनिन। एंड उस सीरोटोनिन से फिर आगे मिथाइलेशन होके मेलाटोनिन बन जाता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हार्टनप डिसीज़। हार्टनप डिसीज़ क्या है, फेलियर टू रीएब्सॉर्ब न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड ट्रिप्टोफैन। तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड और ट्रिप्टोफैन होता है इनका सेम ट्रांसपोर्टर होता है इंटेस्टाइन और किडनी में, और इस कंडीशन में ये ट्रांसपोर्टर डिफेक्टिव होते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या है, अमीनो एसिड यूरिया, पेलेग्रा लाइक सिम्टम्स, और जो ट्रिप्टोफैन एब्जॉर्ब नहीं होता उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होता है एंड इंडोक्सिल कंपाउंड्स बनते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लू कलर डाइपर। इंटेस्टीन में बनता है ये, इंटेस्टीन में इंडिकन कंपाउंड्स बनते हैं एंड दे आर डिटेक्टेड बाय ओबरमेयर टेस्ट। उसके बाद वी कम टू जीन एम्प्लीफिकेशन। तो जीन एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीन रिपीटेडली रेप्लिकेट करता है ताकि उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड ये जब नंबर ऑफ़ कॉपी इंक्रीज़ हो जाती है तो जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। जीन एम्प्लीफिकेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, जब किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड देन उसके बाद है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म हमें पता नहीं, लेकिन कई कैंसर्स में क्या होता है कि कई जीन एम्प्लीफिकेशन होती है
जिसकी वजह से एंटी कैंसर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाती है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, लेकिन कैंसर सेल क्या करते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन से और डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज प्रोड्यूस करते रहते हैं, जिसकी वजह से ड्रग बिकम्स इनएक्टिव। देन सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिशन क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इरिवर्सिबल एंजाइम इनहिबिशन, जो कब होता है, जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के एनालॉग से बाइंड करके एक इरिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बना देता है ड्यूरिंग नॉर्मल कैटालिसिस रिएक्शन। इनहिबिटर क्या करता है, एक्टिव साइट से बाइंड करता है एंड वहाँ पे वो खुद मॉडिफाई होके इनहिबिशन करता है। इसमें ये नहीं करना। एग्जाम्पल क्या है, एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या होता है, जेंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। अगला एग्जाम्पल है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एंड इट इज़ इनहिबिटेड बाय एस्पिरिन। देन हेक्सोकाइनेस वर्सेस ग्लूकोकाइनेस पता है हमें। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वर्सेस न्यूक्लियर डीएनए।